हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सी सिटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स मॉक टेस्ट 39। ठीक है, ये मॉक टेस्ट 39 है, उसको हम फिजिक्स पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिजिक्स में, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 31 है, बट हम वो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना फिजिक्स का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, ये हमारा एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, रेडियस आर है इसका गिवन, हैज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये रोटेट करना स्टार्ट करता है थ्रू द डायमीटर, थ्रू डायमीटर, डायमीटर के अलोंग तो ये रोटेट करना स्टार्ट करता है विद एन एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, ये रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। ठीक है, ये अल्फा इसका रोटेशन का हो गया। ठीक है, अनदर स्मॉल कंडक्टिंग रे हैविंग अ रेडियस ए, ए बहुत छोटा है, मतलब इसका मतलब है ए बहुत छोटा है आर से, ए लेस देन आर, ये वाली ए। ठीक है, is kept at the center of the bigger ring such that with the x axis is passing through its center and perpendicular to the plane, to its plane। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, ये इसका लॉन्ग रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूछा इफ रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल रिंग इज आर इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, फाइंड द इंड्यूस करंट इन एम्पियर। ठीक है, हमें इंड्यूस करंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चार्ज निकालते हैं डी क्यू के फॉर्म में। डी क्यू होता है, डी क्यू क्या होता है, डी क्यू होता है क्यू इंटू डी थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, डी क्यू हमारा होता है क्यू इंटू डी थीटा बाई 2 पाई, और डी आई अपना होता है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू मतलब चार्ज बाई करंट, और चार्ज बाई करंट को क्या हम और तरीके से लिख सकते हैं, क्यू इंटू ओमेगा डी थीटा बाई 2 पाई इंटू 2 पाई। ठीक है, तो अपना जो फाइनल इक्वेशन आता है इसमें क्यू ओमेगा बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो अपना ये हमारा डी क्यू का डी आई का फॉर्मूला हो गया, और ये अपना डी क्यू का फॉर्मूला हो गया। तो हम जैसे जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस एट सेंटर इज गिवन बाई, तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी लिखते हैं सेंटर पे, सेंटर मतलब एक एक्सिस के सेंटर पे, तो वो होता है म्यू नॉट डी आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर डिस्टेंस होता है, ये वाली देख ये डिस्टेंस। ठीक है, की पावर 3/2। तो यहाँ पे हमें पता है आर हमारा क्या है, आर साइन थीटा। ठीक है, आर यहाँ पे हमारा आर साइन थीटा है, और ये भी जानते हैं कि आर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर स्कोर आर स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला से हम क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो वो जरूरत की चीज नहीं है, अभी यहाँ पे बाद में करते हैं उसको। तो डी भी हमें जैसे पता है म्यू, जैसे आर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम थीटा है, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपना, हाँ ओके, एक्स स्क्वायर अपना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और तो ये तो तुम्हारा आर क्यूब हो गया नीचे डायरेक्ट। ठीक है, और ऊपर में आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको तुम आराम से लिख सकते हो। फिर डी भी तुम्हारा हो जाएगा म्यू नॉट डी आई आर साइन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तुम्हारा। तो आर स्क्वायर से एक आर कट गया। ठीक है, तो डीबी को क्वेश्चन म्यू नॉट, तो इसका इंटीग्रल 0 से 2 पाई पे करो। ठीक है, एक रोटेशन पर, तो इसका वैल्यू आता है कि म्यू नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आर। ठीक है, और क्यू ओमेगा बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये तुम ये तुम यहाँ से डीबी की वैल्यू तुम इसमें डाल दो ना, डीबी डी थीटा, हाँ ठीक है, डी आई की वैल्यू तुमने तुमने यहाँ उठा के डाल दी। ठीक है, ये जो तुम्हारी डी आई है इसकी वैल्यू तुमने यहाँ उठा के डाल दी। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन, अब तुम इसको अब सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारी बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 8 पाई आर। ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तुम्हारी ये वैल्यू आती है। और थीटा तुम्हारा जो हुआ, मतलब जो एंगल हुआ, वो तुम्हारा, सॉरी जो फ्लक्स हुआ तुम्हारा, वो हो गया बी पाई, बी पाई इंटू एरिया का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये तुम्हारा एरिया है सर्कल का एक्चुअली। तो पाई स्क्वायर तुम्हारा एरिया सर्कल का, और बी उसका क्या बोलते हैं मैग्नेटिक वो टर्म,
फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ये है और तुम्हारा पाई स्क्वायर, तो तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट क्यू ओमेगा ए स्क्वायर बाई 8 आर, ठीक है। अब ये तुम्हारी क्या बोलते हैं फ्लक्स की वैल्यू आ गई। और ईएमएफ क्या होता है, और ईएमएफ होता है डी फ्लक्स बाई डी टी, ठीक है। अब तो तुम डी फ्लक्स बाई डी टी करो, ठीक है। तो तुम्हारा डी फ्लक्स बाई डी टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट क्यू ए स्क्वायर बाई 8 आर। और ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये वाला ओमेगा वाला टर्म है वो अल्फा में चेंज हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू तुम्हें गिवन है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू तुम्हें गिवन है। अल्फा कहाँ का तुम्हारा 0.1, ठीक है। बस 8 रैड पर सेकंड, ये तुम्हारा 0.1 गिवन है। म्यू नॉट तुमको पता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई तुमको पता है, तो 4 पाई इंटू तुम ये कर लो ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है म्यू नॉट। और जब तुम इस सब चीज को डालोगे तो तुम्हारे को अ, जब तुम्हारे पास ईएमएफ आ जाएगा तो तुम ईएमएफ तुम्हारा 16 वोल्ट के अराउंड आएगा, ठीक है। और करंट क्या होता है, करंट होता है V/R, ठीक है। तुम्हारे को आर भी गिवन है, तो तुम इसको पुट करोगे तो तुम्हारी जो करंट आएगी वो आएगी 16 एम्पियर्स, ठीक है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। हमारा पहला क्वेश्चन हुआ 31, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। तो 32 है तुम्हारा, अ मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल्स टू बी नॉट वाई बाई ए के कैप, ठीक है। तो ये तुम्हारा वाई डिस्टेंस में मतलब वेरी कर रहा है, और के कैप है तो मतलब के कैप आई जे के, तो के तुम्हारा जेड डायरेक्शन है, तो के कैप उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, मतलब इज एक्टिंग इनटू द पेपर इनटू प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर मेरी तरफ जैसे मेरे स्क्रीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बी नॉट एंड ए आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, अ स्क्वायर लूप ई एफ जी एच ऑफ साइड ए, मास एम एंड डिस्टेंस आर, kept in xy plane starts falling under the influence of gravity. Note that the direction of x and y in the figure, ठीक है। x अब तुम्हारा इधर है और y तुम्हारा इधर है, तो ये ठीक है, चलो इतना हो गया। हमें पूछा जा रहा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तुम्हारा किस डायरेक्शन में, ग्रेविटी तो कौन से डायरेक्शन में तुम्हारा करंट बहेगा, ठीक है। सो बेसिकली इंड्यूस करंट तुम्हारा स्क्रीन के बाहर है, तो एफ जी में तुम्हारा इधर जाएगा, ई एफ में तुम्हारा इधर जाएगा, और ईजी में तुम्हारा इधर आएगा, और फिर एच जी में तुम्हारा इधर आएगा, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा करंट बह रहा है। तो देखो, तो इसमें तुम्हारा क्या है, तुमने दो दो पॉइंट्स ऐसे नेग्लेक्ट कर लिए, ठीक है। ये तुम्हारे दो पॉइंट्स ऐसे ही हट गए, ठीक है? अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल तुम्हारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो तुम्हारा होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में, तो वो तुम्हारा ए स्क्वायर के कैप हो गया, बी नॉट वाई बाई ए के कैप हो गया। तो फ्लक्स जो टोटल हो गया तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर है, तो फ्लक्स तुम्हारा हो गया एरिया वेक्टर इंटू मैग्नेटिक वेक्टर, तो तुमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा फ्लक्स आ रहा है बी नॉट वाई है, ठीक है। अब नेट ईएमएफ होता है डी माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। माइनस डी फाइव बाई डी टी करोगे तो तुम्हारा नेट ईएमएफ आ जाएगा जो कि होगा बी नॉट ए बी टी, ठीक है। ये बी हो गया तुम्हारा टाइम के साथ वैरी करने वाला, ठीक है। एज टोटल रेजिस्टेंस आर, तो तुम टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो तुम्हारा जो फाइनल तुम्हारा जो आंसर आएगा ना करंट का, वह बी नॉट ए बी बाई आर, ठीक है। बी नॉट ए बी बाई आर, तो बी नॉट ए बी बाई आर तुम्हारा थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये सी ऑप्शन सही है। और तुम्हारा इसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो तुम्हारे को जैसे मैंने बता दिया वो तुम कर लोगे, ठीक है। इजी है। और क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल इज पाई इक्वल टू 2t² प्लस 4t प्लस 6 मीटर व्यूपर, ठीक है। फाइंड द वोल्टेज इन वी इंड्यूस एट कॉइल एट t इक्वल टू 4 सेकंड। t इक्वल टू 4 सेकंड पे तुम्हारे को इंड्यूस ईएमएफ तुम्हारे को निकालना है, वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, हमें फ्लक्स दिया हुआ है। तो हम ईएमएफ को के लिए क्या करेंगे, इस जो क्या बोलते हैं इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने का हमारा आता है 4t+4, ठीक है। 4t+4, और हमें एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे निकालना है, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे हम 4 पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारा 20 वोल्ट आ रहा है, तो हमारा ये इसका भी आंसर आ गया। काफी आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अ न्यू लीनियर टेम्परेचर स्केल डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड्स द आइस पॉइंट एट 22 डिग्री टी इज द न्यू टेम्परेचर यूनिट एंड स्टीम इज 232 टी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर
is 4200 in joule kg, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी वैल्यू इन जूल पर केजी पर टी, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट का डिफरेंस नॉर्मल टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस आता है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये 100 डिग्री सेल्सियस ना, हम इसके इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट लिखने में तो क्या, इसका देखो इसमें स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट में डिफरेंस क्या आ रहा है। तो स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है 210 टी, ठीक है। तो मतलब हर एक डिग्री सेल्सियस तुम्हारा 2.1 टी के बराबर होता है, ठीक है। हर एक डिग्री सेल्सियस 2.1 टी के बराबर होता है। तो वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि 42,000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है। तो ये जानते हैं कि ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम जैसे जानते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा 2.1 टी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये डिग्री सेल्सियस अपना, हम उसको टी से रिप्लेस कर देंगे। तो टी से रिप्लेस करने के बाद हमारे नीचे 2.1 आता है। तो उसके मतलब 42,000 बाई 2.1 करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 2000, ठीक है। 2000 पर केजी पर टी है, ठीक है। तो तुम्हारा ये आंसर आ गया, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 2000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का आता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, फाइंड द एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैसेस सिस्टम इफ 110 जूल ऑफ हीट इज अप्लाइड टू द सिस्टम एंड द चेंजेस कॉज्ड बाय द इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल, ठीक है। हीट जो एक्सटर्नल वर्क डन ऑन सिस्टम इज 110 जूल, वर्क तुम्हारा एक्सटर्नल 110 जूल है, हीट सप्लाइड चेंज इंटरनल एनर्जी तुम्हारा 40 जूल है, ठीक है। तुम इक्वेशन जैसे जानते हो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हम ये बोलेंगे, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक नेट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर, ठीक है। नेट ट्रांसफर इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि जितना एनर्जी तुम देते हो उतना एनर्जी तुम मतलब तुम्हारे जो एनर्जी गिवन है और एनर्जी तुम टेक करो उसका एक बैलेंस होता है, ठीक है। तो उसी चीज से बात हो रहा है यहाँ पे देखो, सिग्मा सिग्मा इंटरनल एनर्जी, सिग्मा सिग्मा वर्क डन इक्वल्स टू सिग्मा हीट एनर्जी, ठीक है। तो वो सब तुम्हारी मतलब हीट एनर्जी या कैसे भी किसी फॉर्म में तुम्हारी एनर्जी बची रहती है, ठीक है। जितना तुमने वर्क किया उतना एनर्जी रहेगी। तो डी क्यू इक्वल्स टू 110 जूल और डी इक्वल्स टू 40 जूल, हमें निकालना डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू क्या होता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू क्या होता है, डी क्यू माइनस डी यू। 110 माइनस 40 तुम्हारा 70 जूल इसका आंसर आएगा, ठीक है। 70 जूल इसका आंसर है, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेस्ड है ये। Question number 36 देखो, a thermodynamic process is shown in the figure. The pressure and the volume corresponding to the sum points are PA equals to 3 into 10 to the power 4 Pascal. तो तुम्हारा ए पे तुम्हारा जो प्रेशर है वो तुम्हारा है 3 into 10 to the power 4 पास्कल। पीबी तुम्हारा है 8 into 10 to the power 4 पास्कल, ठीक है। वॉल्यूम ए का तुम्हारा वॉल्यूम ए पे है 2 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब। तुम्हारा डी पे वॉल्यूम दिया हुआ है 5 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब। और बोल रहा है कि प्रोसेस ए से बी में तुम्हारा 600 जूल एनर्जी इज एडेड टू द सिस्टम, ठीक है। एंड इन प्रोसेस बीसी, बीसी में तुम्हारा 200 जूल ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे 200 जूल ऐड किया जा रहा है, ठीक है। चेंज इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए टू सी। तो तुम यहाँ पे एक चीज जो नोटिस कर सकते हो कि जो सिस्टम का पूरा जो होता है ना, सिस्टम में तुम जितना हीट देते हो उतना निकलता है, ठीक है। तो जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे देखो, नो वर्क इज डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ए से बी में कोई वर्क डन नहीं होता क्योंकि वो आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। ए टू बी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस बी टू सी, ठीक है। तो वर्क डन तुम्हारा क्या होता है, पी डेल्टा पी बी इंटू पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। पी इंटू डेल्टा वी, तो तुम्हारा पी इंटू डेल्टा वी तुम वर्क डन कर दो। तो वर्क डन तुम्हारा क्या आ रहा है, 240 जूल आ रहा है इसमें, ठीक है। आइसोबोरिक प्रोसेस बी टू सी में। तो अगर तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ यहाँ पे, Q इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। Q इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू लगाओगे तो तुम जैसे जानते हो कि तुम्हारा हीट जो सप्लाई तुम्हारे पे जो मतलब वर्क एनर्जी डाला गया वो तुम्हारा 600 जूल है, ठीक है। और तुमने 240 200 तुम्हारा 200 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें गया, ठीक है। टोटल 800 जूल एनर्जी गया, ठीक है। और इसमें तुम्हारा वर्क डन तुम्हारा 240 जूल हुआ। तो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी तुम्हारा हुआ वो 560 जूल है, ठीक है। और तुमसे पूछा क्या जा रहा है कि प्रोसेस ए टू सी, और जो इंटरनल एनर्जी है अगर तुम उसको देखो एक तरीके से समझो तो प्रोसेस ए टू सी में तुम्हारा ये जो भी हुआ ये तुम्हारा थर्मल आइसोथर्मल है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगी। तो जो तुम्हारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वो तुम्हारी यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस एसी में
जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी आएगी वो आएगी तुम्हारी 560 जूल। ठीक है, काफी अच्छे से समझाया मैंने, काफी इजी क्वेश्चन होता है मतलब थर्मोडायनेमिक्स से, काफी आसानी से तुम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है 37, देयर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ कोएर्सिटिविटी 20 × 10⁻³ एम। ठीक है, व्हाट करंट शुड फ्लो टू सोलेनोइड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर हैविंग 150 टर्न्स टू डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस कंप्लीटली। तो जैसा कि तुम जानते हो कि एच की वैल्यू यहाँ पे 2 × 10⁻³ है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरेसिटिविटी। और सोलेनाइड हमारे लिए एच का वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू एन आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन को हम कैसे लिख सकते हैं, 150। 150 तुम्हारा क्या है, 150 तुम्हारी 150 तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स 15 सेंटीमीटर लेंथ है, तो तुम्हारी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ रहे हैं 1000। ठीक है, 1000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ रहे हैं। तो हम दोनों का यूज करके लिख सकते हैं एन आई इक्वल टू 2 × 1000। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा टू 2 × 10⁻³ था। हाँ, तो 2 × 10⁻³ था। तो जैसे कि जानते हो तुम्हारे एन की वैल्यू भी 1000 है, तो तुम्हारी आई की वैल्यू तुम्हारी 2 एम्पियर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हारी आंसर यहाँ पे 2 एम्पियर होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वाइब्रेशन मैग्नोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स प्लेस ओवर वन ओवर ईच अदर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। द टाइम पीरियड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 4 सेकंड। इफ वन ऑफ द मैग्नेट इज रिमूव देन द टाइम पीरियड ऑफ अनदर वन इज इन द सेम फील्ड विल बी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, जैसे देखो, गिवन दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इज इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज 4 सेकंड। ठीक है, ये हमें पता गिवन है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन वाइब्रेशन मैग्नोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो जो तुम्हारा टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तुम्हारा टाइम, जो हम इसको लिख सकते हैं, टाइम टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया बाई जो तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो लेट इनर्शियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन भी आई एंड एम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये तुम्हारा चलो ठीक है। इफ वन ऑफ द मैग्नेट इज रिमूव द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी m/√2, क्योंकि तुम्हारा परपेंडिकुलर ऐसे है ना, तो वो एक मतलब m√2 के फॉर्म में वो तुम्हारा इफेक्ट करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर रिमूविंग वन मैग्नेट इज I/2। ठीक है, तो तुम्हारे दोनों कम हो गए। ठीक है, तो हमें बोला कि क्या बोलते हैं, टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आएगा। तो हमें T2/T1 का पूछ रहे हैं। तो जैसे हमें मतलब हमारे को पहले का टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, T1 का टाइम पीरियड 4 सेकंड है, तो हम जैसे T1/T2 हम करेंगे तो हमारा आएगा I1/M1 रूट अंडर अंडर रूट I1/M1 इंटू M2/I2। ठीक है, तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे तो हमारा आता है 2/1, 2⁻1/4। ठीक है, तो T2 जो हमारा होगा T1/2⁻1/4 सेकंड होगा। और ये T1 हम जानते हैं 4 सेकंड, मतलब 2⁻2। ठीक है, और 2⁻2 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 2⁻7/4। ठीक है, 7/4 मतलब क्या हो गया, इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.36। अब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, देखो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 2⁻2 = 4। ठीक है, तो 2⁻7/4 थोड़ा उससे छोटा होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा उससे छोटा होगा तो 3.36 ही यहाँ पे मतलब वैलिड आंसर तुमको दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे वापस रिपीट हुआ है, तो मैं उसको वापस से नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है तुम्हारा, 40 क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय ई वेक्टर इक्वल टू 2xi प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1,2 एंड 3,4 इज अल्फा वोल्ट्स। ठीक है, फिर अल्फा/10। जैसे कि हम जानते हैं कि dv इक्वल टू -E.dr। ठीक है, तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, और ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा x² और यहाँ पे हमारा -y³। ठीक है, तो दोनों का जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा माइनस में जो आ रहा है -8 और मतलब टोटल हम जो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, काफी इजी कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। वोल्टेज हमारा -64 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये हमारा अल्फा के बराबर हो गया। हमें अल्फा/10 की वैल्यू पूछी, तो हमारे अल्फा/10 की वैल्यू -6.440 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 तुम्हारा है कि अ मेटल हैज चार्ज एंड सम पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस व्हाइल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। ठीक है, एज अ कंडक्टर हैव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज सेम ऑन इट। तो तुम्हारा एसेंशन है कि एक चार्ज मटेरियल है। ठीक है, अ मेटल प्लेट has charge at and same potential at all points on its surface while charge distribution is, ठीक है,
तो ये तुम्हारा मेटल प्लेट है ना, मेटल प्लेट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। रीजन की कंडक्टर हैव चार्ज एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सो पोटेंशियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आर सेम ऑन इट। तो ये गलत है, क्योंकि तुम्हारा जब क्या देखोगे ना, ये जो अगर तुम्हारा ये पॉइंट है, तो इधर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, रादर देन कि ये जो लेस कर्वेचर वाले यहाँ पे कम चार्ज होंगे, फिर यहाँ पे तुम्हारे ज्यादा चार्ज होंगे, ठीक है। क्योंकि इस सब पॉइंट्स पे क्या होता है, चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं पॉइंटीज एरियाज पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैंने, एट शार्प पॉइंट द मेटल हैज मोर चार्ज डेंसिटी एट द एजेस एंड द कॉर्नर चार्ज डेंसिटी विल बी मोर, ठीक है। तो हमारा इस कारण से इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ठीक है, रीजन अपना गलत है, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 काफी अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स मुझे भी टाइम लगा था इसको बनाने में। तो यहाँ पे देखो तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर चार्ज, Q1 पे चार्ज 20 कूलम है, Q2 पे 40 कूलम है, Q3 पे 60 कूलम है, एंड रेडियस R, 2R और 3R गिवन है। इनरमोस्ट सरफेस इनरमोस्ट स्फीयर इज अर्थ, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट करके देखो, हमें तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, उनकी रेडियस R, 2R और 3R है, और चार्ज 40, 60 और 20, 40, 60 है, ठीक है। तो क्या है कि पहले देखो सॉल्यूशन क्या है कि द इनर मोस्ट शेल इज अर्थ इफ इट्स नेट चार्ज इज जीरो, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटर टू शेल मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द इनर मोस्ट शेल, therefore the charge transfer from earth is Q2 plus Q3 minus Q1, that is 40 plus 60 minus 20, that is 30 degrees 30 coulomb. This means that the 30 coulomb of charge has goes from the earth to the outer two spheres, ठीक है। Alternately, we can use Gauss law to calculate the charge पहले गॉस लॉ लगाते हैं, ठीक है। गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू, जो पहला का फ्लक्स होगा वो होगा चार्ज ऑफ क्यू प्लस Q3, मतलब जो क्या बोलते हैं Q2 प्लस Q3, ठीक है। और इनर का तुम्हारा जीरो होगा, तो Q2 प्लस Q3 को जीरो हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर तुम्हारा Q1 से 20 कुलम का होगा, ठीक है। तो 20 कुलम तुम्हारा चार्ज होगा Q1 का। तो ये चीज तुम्हारी प्रीवियस से मतलब वो भी कर रही है, मैच भी कर रही है, मतलब, ठीक है। तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ट्रांसफर अर्थ इज 30 कुलम। बेसिकली तुम पहले वाला सॉल्यूशन फॉलो करो, ज्यादा इजी पड़ता है, मतलब बेसिकली तुम उतना करो, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। चलो 43 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L whose mass per unit length is lambda equals to kx square by L, where k is a constant and x is the distance from one end is, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया कि एक सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L दिया हुआ है, ठीक है, एंड मास पर यूनिट लेंथ इसकी दी हुई है, ठीक है। हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। हमें डेंसिटी दी हुई है के एक्स स्क्वायर बाई एल, ठीक है, कंसिडरिंग अ स्मॉल डिस्टेंस और मास एंड मास इज डीएम, ठीक है। तो डी डेंसिटी क्या होगी, डीएम इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू डीएक्स, ठीक है। तो हमारा इस इक्वेशन में हम रो की वैल्यू डालेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको जीरो से इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास एम की वैल्यू आती है, तो एम की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 3L/4, ठीक है। एम क्या था तुम्हारा, एम क्या था, मतलब तुमको क्या लग रहा है एम क्या होगा, जरा मेरे को गेस करके बताओ, ठीक है। तो तुम्हारे को मैं बताता हूँ हुआ क्या एक्चुअली। जो ये क्या होता है, डीएम है ना, ये तुम्हारा डीएम आया, ठीक है। ये तुम्हारा डीएम क्या है, सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि हम M/L/M, ठीक है। तो ये निकाला गया है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ भी कैलकुलेट किया, यहाँ भी कैलकुलेट किया, और यहाँ पे तुम्हारा जो फाइनल आंसर आता है वो 3L/4 आता है। तो तुम्हारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, 3L/4। तो चलो ये क्वेश्चन काफी इजी है, मतलब तुमको इसको ना सोचना भी नहीं पड़ेगा। A body whose projectile has maximum 25 kilometers force into two equal mass at the highest point of motion. At the result of this explosion, one mass drop vertically downward, then the horizontal distance covered by the other mass from the time of explosion is। तो एक चीज जो तुमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे तुम प्रोजेक्टाइल के कोई वो मतलब प्रोजेक्टाइल वाले कंसेप्ट लगाओगे तो तुम्हारा वो गलत आंसर आ सकता है, बट सेंटर ऑफ मास से चलोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्सियम देखो निकालो, M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2, दोनों का मास बराबर है, ठीक है। तो तुम्हारा M इंटू आर, जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, आर तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा एक्स प्लस R2 हो गया। जो तुम्हारा एक्स, तुमको यहाँ से एक्स निकालना है बेसिकली। तो ये तुम्हारा 3/4 हो गया। ये फिर तुम इसमें ये भी करोगे MR/2, तो ये MX/2 और MX/2 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है।
तो बेसिकली तुम्हारा ये क्या होगा कि जो तुम्हारा आर इक्वल टू एक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूछा जा रहा है कि तुम्हारा टाइम ऑफ एक्सप्लोजन के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा अदर मास पे, ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद से। तो तुम्हारा आर तुम्हारा 25 किलोमीटर है और तुम्हारा एक्स भी 25 किलोमीटर होगा फिर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सॉल्व करो अच्छे से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं कि 45 बोल रहा है अब मास ऑफ 3 kg कोलाइड elastically with another body at rest and continues to move in the original direction with one half of its original speed. What is the mass of the target body? ठीक है, इन केजी। तो हमारा हम इनिशियल स्पीड ऑफ कोलाइडिंग बॉडी भी u एंड मास ऑफ टारगेट भी m, ठीक है। ऑल्सो लेट द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी आफ्टर कोलिजन भी v1। तो v1 का वैल्यू क्या होगा, u/2। कैसे? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हुई है, ठीक है। m1 इक्वल टू 3 kg और m2 इक्वल टू m, ठीक है। u1 इक्वल टू u और u2 स्टार्टिंग का 0 है और इलास्टिक कोलिजन इक्वल टू 1 हुई है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं जो हमारे ये क्या होता है कोलिजन की फॉर्मूला, m1 माइनस ई एम टू इंटू यू वन प्लस वन प्लस ई बाई एम टू यू टू बाई एम वन प्लस एम टू। ये फॉर्मूला तुम याद कर लो, ठीक है। ये कोलिजन की फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूज में आती है। तो यहाँ से जो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है सारी डालेंगे और डालने के बाद हमारे को यहाँ पे ना एम की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। तो अब 46 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर है, the body of mass 10 kg is moved on a horizontal surface by applying a force of 10 Newton in a forward direction. Body moves with a constant velocity of 0.2 meter per second. The work done by the force of the friction in the first 10 second is। तो पहले 10 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना देगा 0.2 इंटू 10 2 मीटर, ठीक है। क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी थी तो आराम से निकाल सकते हैं यूटी लगा के। तो हम जैसे जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारा हो गया 10 न्यूटन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 2 मीटर। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फ्रिक्शन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा अपना 180 डिग्री है तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस एफ एस, ठीक है। तो -20 जूल का यहाँ पे वर्क होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम आराम से कर लोगे। -20 जूल का वर्क डन हुआ है बाय फ्रिक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोला कंसिडर अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर। The particle is moved from point A 1,0 to B 0,1 along the line segment. The work done by the force is। तो वर्क डन तुम्हारा फोर्स के बारे क्या होगा, तुम्हारा ये वापस तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो F और तुम्हारा फोर्स वेक्टर आई है और तुम इसका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके फॉर्म में निकालो, वेक्टर्स के फॉर्म में निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी वर्क डन आ जाएगी, ठीक है। वही किया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आ रहा है, वर्क डन 1 जूल आएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ 1 जूल आंसर है। पहले इंटीग्रेट किया, ठीक है, दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं मैंने। और क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सुरेश स्लोली पुल्ड अ वेसल ऑफ वाटर फ्रॉम वेल वेल ऑफ डेप्थ एच इक्वल्स टू 20 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन बाई इन किलोजूल बाई सुरेश। ठीक है, तो मास हम लोग को दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, मास हम लोग को दिया हुआ है रोक कर 200 ग्राम और वेसल का मास दिया हुआ है 19.9 ग्राम। तो मास जो बकेट आएगा ना, तो मास बकेट का आएगा 20.1 ग्राम। अगर तुम इसको करोगे 200 ग्राम प्लस 19.9 ग्राम, ठीक है। और हाइट तुम्हारा 20 मीटर, तो वर्क डन होता है mgh, ठीक है। mgh तो मतलब तुम्हारा वर्क डन हो गया mgh 20 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 10 40.20 किलो जूल, ठीक है। आंसर तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है। हमें नियरेस्ट मास में निकालना था, तो मतलब 40.02 जूल किलो जूल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 49 है अ बॉडी मूव्स इन सर्कल पाथ ऑफ रेडियस आर with d acceleration so that any moment of time its tangential and normal acceleration is equal to its magnitude at the initial time moment t equals to 0, the velocity of body is b naught, then the velocity of body anytime will be। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सर्कुलर मोशन का। तुम जैसे जानते हैं कि v dv बाई डी एस होता है इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई आर। इंटीग्रल ऑफ dv बाई v इक्वल टू माइनस ऑफ डी एस बाई आर, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम इसको करेंगे, अगर इंटीग्रेट होगा तो ये एल एन बी आता है और वी बाई वी एस, ठीक है, -1/r एस और ये एस नॉट, ठीक है, 0 से s, ठीक है। एल एन वी बाई वी नॉट का वैल्यू आता है -s/r, ठीक है। तो वी इक्वल वी नॉट ई की पावर -s/r, ठीक है। और ए एन इक्वल टू ए टेंजेंशियल, तो ए नॉर्मल इक्वल टू ए टेंजेंशियल माइनस डी बाई डी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज डालते हैं वापस से। तो डी वी डी टी तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं, तो हमारा डी वाई वी स्क्वायर आता है तो -1/v इक्वल टू -1/r dt, ठीक है। तो ये टाइम की
वेरिएबल्स में आ गया 1/v इक्वल्स आर प्लस वी नॉट टी बाई वी नॉट बाई आर, ठीक है। हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं वी नॉट बाई आर प्लस आर बाई वी नॉट टी, ठीक है। तो अपना इसमें हम बोल सकते हैं हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 50 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है। A rod of light rod of length L is hanging from the vertical smooth wall of vehicle moving with acceleration root 3g along the horizontal plane, having a small mass attached to it one end and is free to rotate about an axis to the other end. The minimum velocity given at the mass at its equilibrium position with respect to the vehicle so that it can be complete vertical circle motion is। ये तो क्या होता है ना कि जो अपना क्या होता है रॉड होता है, रॉड अपना इस पोजीशन में है, तो इसमें जो जी इफेक्टिव लग रहा है ना, मतलब एक वेलोसिटी के कारण जैसे जी इफेक्टिव जो आता है ना, जी इफेक्टिव, ठीक है, तो उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा के। ए का वैल्यू हमारे को रूट थ्री जी दिया हुआ है, तो हम उसको रूट थ्री जी को यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। ए की जगह तो हमारा जो जी इफेक्टिव आ रहा है वो टू जी के बराबर आ रहा है। अब वी मिनिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है रूट फोर जी इफेक्टिव इंटू एल, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आता है वी मिनिमम रूट एट जी है, ठीक है। तो हमारा इस इधर से सीधे आंसर आ गया रूट एट जी है। कुछ ज्यादा करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, सर्कुलर मोशन में सारी क्वेश्चन बहुत आसान होती है, आराम से बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन 51 पे बोला है कि अ रैट इज रनिंग ऑन अ स्पीड विद आइस ice on ice with speed equals to 5 meter per second. Suddenly decide to turn 90 degree and want to keep running at the same speed. What is the least amount of time he need for such thing? Suppose the rat feet can move independently and coefficient of between the rat feet and ice is 0.125. बेसिकली ऐसा है कि तुम्हारा एक रैट है, वो तुमको ऐसे टर्न लेके 90 डिग्री जाना है, तो हमें बस ये देखना कि एंगल ऑफ टर्न कितना मैक्सिमम ले सकता है, कितना शॉर्ट टाइम है वो ले सकता है, ठीक है। To calculate the time it takes the rat to turn 90 degrees, we can use the formula for this. T equals to pi by 2 into u into f by f max, ठीक है, फ्रिक्शन मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पे म्यू इंटू एन है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे को दिया हुआ है बस। वेर तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हमने फॉर्मूला इसको ऐसा चेंज कर लिया, टी इक्वल टू पाई बाय टू इंटू यू बाई एम म्यू इंटू एम जी, ठीक है। सब्सिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, तो यहाँ से हम वैल्यूज को सब्सिट्यूट करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें टाइम मिल जाता है 3.6 सेकंड का, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, मतलब एक तुम्हारे जनरल लॉजिक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है जो तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 52 तुम्हारा बोला है कैलकुलेट कंसिडर डैम्प्ड ऑसिलेटर which lost half of its initial amplitude in 60 seconds, then the amplitude after 240 seconds will be 1 by p times the original. What is the p? तो तुम्हारा देखो, since the amplitude of damp oscillator decreases exponentially with time, ठीक है, तो तुम्हारा जो बीटा का वैल्यू होगा ना, बीटा हो गया ln2/60, ln2/60 होता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, ये बीटा का वैल्यू नहीं, यहाँ ई की पावर बीटा आता है, बीटा इंटू टाइम, बीटा बीटी, ई की पावर बीटा टी, ठीक है। और यहाँ पे तुम बीटा टी करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 4 ln2, ठीक है। अब 4 ln2 का मतलब क्या हो गया, 4 ln2 हो गया तुम्हारा 4 इंटू ln2, ई की पावर 4 ln2 है 60 इंटू 240, 4 ln2, टू की पावर, यहाँ पे टू की पावर फोर जा सकता है, और ई की पावर ln2 यहाँ पे टू की पावर फोर बन के नीचे आ जाएगा। सॉरी इस बार, हाँ टू की पावर फोर जाएगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, देखो ए इक्वल टू ए नॉट, जो तुम्हारा ई की पावर माइनस ln2 है, ठीक है, यहाँ माइनस है, ln2 है 60 इंटू 240, फोर होगा, ये टू की पावर फोर आएगा, ठीक है। और ये जो टू की पावर फोर है माइनस में आएगा, तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा 16 होना चाहिए, तो पी की वैल्यू तुम्हारे यहाँ पे 16 है, ठीक है, ठीक है। ये फोर 240 सेकंड में 16, ठीक है, 1/16, 16, ठीक है। 53 क्वेश्चन पे चलो। 53 क्वेश्चन है तुम्हारा डैम्प्ड ऑसिलेटर कंसिस्टम ब्लॉक ऑफ मास m to 2 kg, a spring of k equals to 8 pi newton per meter, and damp was b f equals to minus bb. Initially, it oscillate with an amplitude of 25 centimeters. Because of damping, amplitude was to three-fourths of its initial value at the completion of four oscillation. What is the value of P in kg per second? Assume small damping, take ln 3/4 equals minus 0.28, ठीक है।
जैसे हम वापस उसी तरीके से आएंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प ऑसिलेटर हम बोलते हैं ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी। बीटा अपना डीके होता है और डिकेइंग कांस्टेंट अपना दिया एल एन 3/4/4 टी। ठीक है, तो अपने को बीटा टी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है, जो कि हम बोलेंगे Ln3/4। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स भी गिवन है एफ इक्वल टू माइनस बी बी। ठीक है, बीटा इक्वल टू, और यहाँ पे जहाँ पे बी की वैल्यू होगी 2 बीटा एम। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इक्वेशन में। तो जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू आएगी ये kg/सेकेंड। देखो वैल्यू बी इक्वल टू -0.47। ठीक है, और इतना हम लोग को जरूरत नहीं है लिखने की, 0.-0.47 तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड पे, उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 54 बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय एक्स टी इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.1 टी cos 10 pi t plus 5, where t is the time in seconds. The time taken for amplitude of oscillator to drop to half of its initial value is close to। मतलब एक डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, तो उसको उसकी हाफ वैल्यू गिरने तक का टाइम क्या होगा। तो हम जैसे कि जानते हैं कि डैम्प ऑसिलेशन के लिए क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस 0.1 टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे a/2 के मतलब सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे से हम लिख सकते हैं 0.121 टी इक्वल टू Ln2। ठीक है, Ln2 की वैल्यू 0.7 होती है, मतलब Ln2 की वैल्यू 0.67 होती है, 0.7 होती है, हाँ। ठीक है, और हमें निकालनी है टी इक्वल टू 10 Ln2 हो गया, और 0.7 होती है इसकी वैल्यू Ln2 की, मतलब 0.693 होती है एक्चुअली। यहाँ से 6.93 मतलब 7 सेकेंड्स। ठीक है, ये अपनी टाइम 7 सेकंड आ रही है यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में तुम देख सकते हो कि एक स्टील रॉड है विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, इसका यंग मॉड्यूलस गिवन है, हमें डेल्टा मतलब एलोंगेशन की वैल्यू पूछ रही है, पूछा माइक्रोमीटर में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ए बी पार्ट है उसमें क्या होगा, ए बी पार्ट में हमारा 60 किलो न्यूटन लेफ्ट में भी लगेगा और 60 किलो न्यूटन राइट में भी लगेगा। ठीक है, और जो बीसी वाली पार्ट है उस पे 60 तो लग ही रहा है। ठीक है, और 10 एक्स्ट्रा लग रहा है, और इधर 20 इधर लग रहा है। ठीक है, टोटल 70 किलो न्यूटन दोनों साइड लग रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाले में 50 किलो न्यूटन लग ही रहा है, 20 और इस साइड 50 इधर लग रहा है, 50 इधर लग रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो वी नो दैट डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ इंटू एल बाई ए इंटू यंग मॉडल्स। तो पहले तो हम ए बी वाले पार्ट का करते हैं। ए बी वाले पार्ट में फोर्स हमारा 60 × 10⁻³ तो इसका ए बी का तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, वैसे बीसी का निकल तो बीसी का तुम्हारा आ जाएगा और फिर सीडी का आ जाएगा, तो टोटल एलोंगेशन तुम्हारा ए बी प्लस बीसी प्लस सी डी होगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 13 × 10⁻⁻⁶मीटर। और इसको 13 × 10⁻⁻⁷ मीटर को हम लिख सकते हैं 1.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1.3 माइक्रोमीटर है। ठीक है, एलोंगेशन अपना एक्स की वैल्यू 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 56 बोला कि मैन्युफैक्चर वांट टू प्रोड्यूस फ्लूइड बेंजील मॉडल्स फॉर द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। Manufacturer plan to do the punching regular hexagon out of steel so that edge length and the thickness ratio are in the ratio of 1000:1. The steel rupture the shear strength greater than 4 × 10⁸ Newton per meter square. The total forces applied is system into the per Newton. Find the maximum value of thickness of hexagon flue. हमें shear stress दिया हुआ, shear stress क्या होता है, shear force बाई एरिया। ठीक है, तो एरिया अपना क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू क्या होगा 10⁵ इंटू एल बाई 1000, तो हो गया 10⁸ और शेयरिंग पोर्सन 1 एच तुम्हारा हो गया 6 इंटू 10⁵ ठीक है, न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन। ठीक है, ईच एच पे तुम्हारा 10⁵ न्यूटन लग रहा है। अब नाउ कि सिग्मा तुम्हारा बहुत ज्यादा, मतलब वो क्या बोलते हैं, फोर्स है, तो तुम्हारा 10⁸ एल स्क्वायर इक्वल टू 4 × 10⁸ एल तुम्हारा लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा लेंथ तुम्हारा लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा, और जो थिकनेस है वो L/1000 है। ठीक है, L/1000 तुम्हारा तो मतलब लेस देन 500 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, तो तुम्हारा जो थिकनेस आएगा यहाँ से रेशियो के हिसाब से, तो वो लेस देन 5000 माइक्रोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, a very stiff bar AB of negligible mass is suspended horizontally by two vertical rod as shown in the figure. The length of the bar is 2.5 L and the steel rod has length L. Cross sectional area of radius of R and the brass rods has length 2L.
and the cross-sectional area of is of radius 2r. Vertical downward force F is applied to the bar at a distance x from the steel rod, and the bar remains horizontal. Find the value of x by L if the given the ratio of Young modulus of steel and brass is y is by yb equals to 2. ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तुमको एलोंगेशन निकालनी है और तुमको सेंटर ऑफ मास पे जो एलोंगेशन हो रही है बस वही देखना है और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे बनाता है F2, देखो तुम्हारा F2 है, F2 इंटू एक्स इक्वल टू F1 इंटू 2.5 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे तुम्हारा वो टॉर्क बैलेंस किया एट ए पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे जानते हो कि जो तुम्हारा सिग्मा एफ वाई है तुम्हारा हमेशा जीरो है, तो एफ इक्वल टू एफ प्लस एफ वन प्लस एफ टू, एफ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू तुम्हारा हो रहा है। तो तुम्हारे यहाँ से एफ वन इक्वल टू तुम्हारा क्या आ रहा है एफ एक्स बाय 2.5 और एफ टू तुम्हारा ये हो रहा है, ठीक है। फॉर वर्टिकल रॉड्स, तो वर्टिकल रॉड्स में हम लोग एलोंगेशन देख रहे हैं और तुम्हारा ये रेडियस एरिया ऑफ कॉन्सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन तुम्हारा रेडियस दिया हुआ है, रेडियस क्रॉस सेक्शन का, तो तुम्हारा यंग मॉडल्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से तुम एलोंगेशन निकाल सकते हो दोनों का, और दोनों का जब एलोंगेशन निकालोगे तो उसको F1 F2 में पुट कर दोगे। और जब तुम F1 F2 में पुट करोगे ना, तो तुम्हारे को जो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो तुम्हारे को 5L/3 आएगी, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला से जाओगे तो तुम्हारे को आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पे तुम चलोगे, तो 58 है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 3 ग्राम executing a SHM is given by y equal to 3 sin 0.2 t in SI units. The kinetic energy of the particle at a point which is at a distance equal to 1/3 of its amplitude from its mean position is, ठीक है। तो तुम्हारे को एक दिया हुआ SHM का इक्वेशन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है एट अ डिस्टेंस 1/3, ठीक है। तो ये तुम्हारे सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन में आता है, क्योंकि तुम्हारे को इक्वेशन दिए हुए है y इक्वल टू 3 साइन 0.2 t के फॉर्म में। तुम्हारे a की वैल्यू 3 मीटर है, ओमेगा की वैल्यू 0.2 है, और m की वैल्यू तुम्हारे 3 × 10⁻³ है। यहाँ से तो काइनेटिक एनर्जी 1/3 डिस्टेंस पे निकाल ही सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ से तुम इक्वेशन इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज पुट करो, तो सारे वैल्यूज पुट करने के बाद तुम्हारी आंसर आती है 4.8 × 10⁻³ जो कि तुम्हारा है ये वाली, ठीक है। 0.48 × 10⁻³। एक्चुअली हमारा मास 3 ग्राम, ठीक है। 3 × 10⁻³ kg, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो गई, 0.48 है, 0.48, ठीक है, ये नहीं है। Question number 59 में a particle is subjected to two simultaneously 2 SM, one during along x-axis and one along y-axis. If the two vibrations are in phase and unequal amplitudes, the particle will execute. तो देखो दोनों का एम्पलीट्यूड अनइक्वल है, ठीक है, और दोनों का फेज में वो एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अगर दोनों इक्वेशन को अगर अच्छे से स्टडी करो, तो तुम्हारा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई है ना। तो ये इसका लिसा जो फिगर से हम ये इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन को डिराइव करने के बाद अगर हम फेस का वैल्यू जीरो डालते हैं, तो फेस का वैल्यू जीरो डालने पे ना हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल रही है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल रही है, वो भी ओरिजिन से पासिंग। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। लिसा जो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएचएम में, तुम एक बार जरूर पढ़ लेना उस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है the instantaneous replacement of a SHM oscillator is given by y equal to a cos omega t plus pi over 4. Its speed will be maximum at the time. तो जो मैक्सिमम स्पीड होती है एसएचएम की, वो हमारी होती है, मतलब उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करें कि अगर ये फंक्शन मैक्सिमम होना है, तो ये फंक्शन मैक्सिमम तभी होगा जब पाई का वैल्यू ना π/4 होगा, ठीक है। मतलब ओमेगा टी की वैल्यू π/4 हो जाएगी। तो ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम π/4 करना चाहते हैं, ठीक है, तो मतलब ओमेगा टी को सु हाँ, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा ओमेगा टी टी को सु 4 π/4 ओमेगा, ठीक है। टी को सु π/4 ओमेगा। तो तुम्हारी फिजिक्स की भी हो गई मॉक टेस्ट सारी, हमने टोटल 30 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, काफी अच्छे से किया है। और आई होप अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो तुम इन सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हो बहुत अच्छे से, मतलब मैंने लिखी हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम एंडिंग द सेशन।